क्या आप बताइए मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है वैसी। उनकी पृष्ठभूमि, उनका बैकग्राउंड सच तो ये है कि इंग्लिश के बिना आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन दैट किसी भी डेटा को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है, आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो फ्यूचर ऑफ मिडिल क्लास स्टूडेंट, मिडिल क्लास स्टूडेंट, एक रूम रेंट 10,000 है। रूम, भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश, 3 ट्रिलियन। मोदी जी जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप जानते अक्सर एक स्लोगन है कि या तो बेचो तरकारी या नौकरी हो सरकारी। आपके देश की सेवा नहीं, इन्होंने एथिक्स पढ़ा, वहां पे वो बातें भूल गए। एथिक्स में इनको पढ़ा, यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया। कोई राष्ट्रभाषा नहीं है जिनको ये पता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, वो शायद मुझे लगता है व्हाट्सएप वाले हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में तो नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। वो मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए, लेकिन सिर्फ आपने कभी पढ़ाया एक अक्षर अगर आपने पढ़ाया हो, एक तो चैनल छोड़ दिया जाए तो केवल बकैती किया चारों तरफ, केवल बकैती किया। तो हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी हो सकेगा, जो भी बन पड़ेगा, हम लोग पढ़ाएंगे, बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, आगे ले जाएंगे समाज को, पॉजिटिविटी में और बढ़ाएंगे। और जो भी लोग ऐसे कमजोर है, मेरी भी इच्छा है और आपकी भी इच्छा थी, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ और आप मेरे साथ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं जान पाया कि आपने काम शुरू किया है। मैं तो कई सालों से लगा हूँ, लेकिन अब मैं अच्छे से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके welcome you all to an amazing platform of JEE Mantra. I welcome you all of my students and my dear sir who are present at my podcast session. और मैं सर का छात्र रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि जो इंट्रोडक्शन है सर का वो सर खुद ही दें। और तो सर आप अपने बच्चों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरस जी। मेरा नाम सुभाष शुक्ला है, मैं एक इंग्लिश टीचर और जीएस का भी टीचर हूँ और जीएस का एक्सपर्ट कह सकते हैं। लैंग्वेज में विशेष मैंने अपना समय दिया है। इंग्लिश भाषा के ऊपर एक ठीक ठाक पकड़ है, जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा मुझे बताने का। सर जैसा कि सभी को पता है कि इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन में, तो आप क्या बताइए मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है वैसी, क्यों उन्हें सीखना चाहिए, कितनी आसानी से सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसा आपका सवाल है कि इंग्लिश हम क्यों सीखें, इंग्लिश क्यों जरूरी है और इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज के डेट में हर एक देश को, हर उसके नागरिकों को सीखना पड़ता है और लोग सीखते हैं, शौक से सीखते हैं। इंग्लिश इंडिया में बहुत बोली जा रही है, फिर भी उस रेशियो में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी कम है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा बन रही है उनकी, वो है उनकी पृष्ठभूमि, उनका बैकग्राउंड। उनका जो बैकग्राउंड रहता है, अगर रूरल एरिया से आते हैं, किसी क्षेत्र से आते हैं और अगर वहाँ पे स्थिति आई थिंक कहीं ना कहीं अगर नहीं सही है, ऐसे टीचर नहीं है या वो एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा है, तो दिक्कत हो रही है। लेकिन इंग्लिश, जहाँ तक इंपॉर्टेंस की बात है, इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो आप, मैं ये नहीं कह सकता कि आप जी नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जो अपनी भाषाओं में सारी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी भारत जैसे देश में जहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा है, तो वो शासन सत्ता जाने के बाद भी उसका जो एक जो शैडो है, जो परछाई है, वो यहाँ छोड़ के गए हैं और उसी की आड़ में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और मैं एक इंग्लिश टीचर होने के नाते और एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव टू लर्न दैट, यू शुड लर्न। आपको सीखना चाहिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मात्र 22 भाषाएं हैं, 8वीं सूची में है, मैं वो बात यहाँ आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन सच तो ये है कि इंग्लिश के बिना आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन दैट किसी भी डेटा को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है, आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो जी सर, इसीलिए मैं बात करना चाहूंगा। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई नीट के बैकग्राउंड से हैं और उनको इंग्लिश में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो ग्रामेटिकली उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। आप उस पर एक बार अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आप इंग्लिश शिक्षक हैं और आपने मुझे इंग्लिश सिखाया है, काफी सारी जानकारियां दी हैं, तो कैसे उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, लैंग्वेज को कैसे स्पीक किया बोला जा सकता है उसको। बिल्कुल 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 आदर्श जी, आप सही कर रहे हैं। आप जिस बैकग्राउंड से आप लोग हैं, आप IIT आई थिंक कर रहे हैं, जेईई में है, नीट वाले भी छात्र हैं, या मैं तो कहता हूँ कोई जरूरी नहीं कि आप IIT नीट वाले छात्र को ही, हर एक छात्र को, आप किसी भी सेक्टर में हो, आप एकेडमिक में हो, आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, या आप ऐसे कोई डिप्लोमा कोई आप कुछ कर रहे हैं, बहुत अनिवार्य है। अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। शुरुआत में बच्चा क्या करता है कि वो जब तक एकेडमिक में, अगर वो बच्चा 9th में है, 10th में है, 12th में है, तो वो अपने अन्य विषयों पर, खासकर साइंस सेक्टर पे काफी ध्यान देता है और वो इंग्लिश को भूल जाता है या उसको हल्के में ले लेता है। और बाद में वही चल करके जब वो बच्चा दिल्ली जाता है, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे वो कोटा जाता है, चाहे लखनऊ कानपुर जाता है, पटना जाता है, तो फिर उस बच्चे को वहां पे फेस करना पड़ता है। उस समय वो मेन चैलेंज उसके सामने वहां आता है, उसको तब दिक्कत होती है, तो एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई, काश मैंने इंग्लिश भाषा को अच्छे से उसी समय ग्रहण किया, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश, हर चीज आप देखते हैं कि इंग्लिश में होती है। और फिर बड़ी समस्या होती है बच्चे को समझने में, साल 2 साल तो अंडरस्टैंडिंग में लग जाते हैं कि हमें क्या करना है और हम कर क्या रहे हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी जी सर। एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आई कैन टोटली रिलेट इट। और जैसे कि हमारे यहाँ पे सॉफ्ट स्किल का जो एक हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सॉफ्ट स्किल, जो कि 9 सब्जेक्ट्स में से एक होता है, तो हमारे यहाँ पे जैसा है सर, सॉफ्ट स्किल में इंग्लिश बहुत नॉर्मली होती है। हमें बोलना सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं कि हम कंपनी में अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो अगर बच्चा इंग्लिश, आपको क्या लगता है कि अगर बच्चा इंग्लिश पहले से अच्छे से पढ़ के रखेगा
तो उसको हेल्प नहीं, यहाँ होगी कि नहीं अगर होगी? बच्चे को पहले से भाषा के बारे में ज्ञान है तो सिंपल सी बात है कि होगी, फायदा क्यों नहीं उसका लाभ होगा। वहाँ पे उसको उसका जो समय है वो बचेगा। यहाँ से बच्चे जाते हैं फिर वहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। मैं देखता हूँ ऐसे कई मेरे छात्र हैं जो यहाँ से कोटा गए हैं, फिर उन्होंने इंग्लिश की वहाँ पे कोचिंग की, उनको अच्छे से उनको भाषा नहीं आती। क्योंकि मैं जब वो यहाँ थे, मैंने जब उनको फोर्स किया, बताया, तो वो माने नहीं। उनको लगा कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, तो उन्होंने साइंस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया। बाद में जाकर के उन्होंने वहाँ से कोचिंग किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर 20,000 25,000 रुपये देना पड़ता है, उसके बाद फिर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो अगर वो बच्चे पहले ही समझ जाए बात, तो फिर ऐसा क्यों नौबत ही है। लेकिन वो मैंने कहा ना कि एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना के रखा गया है कि बच्चे के दिमाग में ये बात भर दी जाती है कि आपको इंपॉर्टेंट कोई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। मेरे भाई, मैं कितनी बार बताऊं, सारे विषयों को समान नजर से देखिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अंग्रेजी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी की भाषा, मैं नहीं कहता आपको ग्रामर आनी चाहिए, मत सीखिए ग्रामर, मत सीखिए टेंस। जरा सोचिए उस बच्चे को, जो बच्चा एक ऐसे परिवेश में पैदा हुआ है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, एटमॉस्फेयर उसका इंग्लिश का है, आसपास उसके जो नाइबर्स इंग्लिश बोलते हैं, उसके पेरेंट्स उसको कोऑपरेट करते हैं, और वो बच्चा बिना स्कूल गए 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो भी सेकंड में है, थर्ड में है, और वो अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलता है। इवन दैट मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो एमएससी कर चुके हैं, लेकिन वो 2 सेंटेंस अपने बारे में 1 मिनट नहीं बोल पाए। 1 मिनट उनको अपना इंट्रो अगर देना हो जी तो सर। कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि किसने क्या पूछ लिया, आता है पता नहीं, क्योंकि उनको डर है एक बैठा हुआ दिल में कि हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। और फिर वही लोग जाकर के बाद में द फ्यूचर ऑफ मिडिल क्लास स्टूडेंट, मिडिल क्लास स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो और हम और बहुत आप ही एज अ दुर्गम है, रिस्पांसिबल, संकटों से भरा हुआ है। भारत जैसे देश में जहां पे 140 करोड़ की आबादी, आप बार बार सुन रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिन, लेकिन आप जानते हैं कि हम 140 नहीं है। हम इस समय डाटा के साथ, अगर आ जाता डाटा 2011 के बाद से, फिर आप जानते हुआ ही नहीं जनगणना, लेकिन अगर आता डाटा तो आप जानते हैं 21 में होना था लेकिन नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। अब होना चाहिए, देखो 26-27 में होगा। लेकिन अगर डाटा आता तो हम चीन से आगे निकल चुके हैं। हम 150 करोड़ के ऊपर हैं। स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा। और उनकी स्थिति इतनी खराब है, मैं कहता हूं केवल इसके लिए यही नहीं जिम्मेदार है, 2-3 और कारण, जो मेन कारण है इनका मैं बताऊं, जो मिडिल क्लास आपने कहा, इनका मुख्य कारण है इनके पास कोई सही से गाइडेंस नहीं, कोई सही से इनको बताने वाले। इनके जो पेरेंट्स हैं वो आप जानते हैं 90s वाले हैं, और उन्होंने भी अच्छे से शिक्षा नहीं ली। जो 90s का पेरेंट्स है वो अपने समय को आप जानते हैं कि, मैं नहीं कहता हूं कि तब पढ़ाई नहीं होती थी, लोग करते थे, लेकिन बहुत कम प्रतिशत में वो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं सही से, इसलिए उनके बच्चे भटक रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये आप जानते हैं कि मिडिल क्लास पास पूंजी भी नहीं, पैसा लगता है, और पैसा ही नहीं, जब कैपिटल ही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे भाई। आज जानते हैं कोचिंग का क्या हाल, आप जानते हैं कोटा में, दिल्ली में जाके देखिए आप खर्चे करने, एक रूम रेंट 10,000 है, रूम का रेंट, नॉर्मल रूम जो किसी लायक नहीं, उसमें केवल एक चारपाई पड़ती है, बस एक चेयर एक चारपाई, उसी खड़ा करके पढ़ते हैं, 10,000। अगर आप सही से बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें पैसा लगता है, पैसा नहीं है मिडिल क्लास पास। भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। हम सुनते आते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बना है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, मैं आपको रियल डाटा बता रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा। ये आप लोग जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं कि भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश, 3 ट्रिलियन। तो आपको जान के ऐसा होगा कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश, इसके पास जनसंख्या आप जानते हैं, जनसंख्या 150 करोड़, और अमेरिका 28 ट्रिलियन। अमेरिका के पास 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और प्लस में है, सरप्लस है उसकी इकोनॉमी, और उसके पास जो जनसंख्या है वो 38 करोड़। अब आप बताइए, आप स्वयं सोचिए कि 38 करोड़ जनसंख्या के ऊपर 28 ट्रिलियन इकोनॉमी आ रही है। खर्च करने के लिए पैसा ही पैसा, लुटाइए, खूब लुटाइए। वहां पे सरकार अपने किसानों को, अपने युवाओं को, एजुकेशन क्षेत्र में, सारे सेक्टर, स्पेस सेक्टर में कितना पैसा दे रही है, क्या क्या कर रही है। यहाँ पैसा ही नहीं है तो सरकार क्या करे। लोग कहते हैं कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, आप जरा सोचिए एक बार, सरकार करे तो क्या करे, उसके पास पैसा ही नहीं, और पैसा सरकार पे, ये कैसे हो सकता है। इसमें सारी की सारी कमियां हमारे नागरिकों की है, हमारी जनता की है। हम लोग सरकार को टैक्स देने से बचते हैं, अपना टैक्स चुराते हैं, और उसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि सरकार पास पूंजी नहीं आती है, उसके पास रेवेन्यू नहीं है, वो खर्च कहां से करे। और जो भी आता है वो आप जानते हैं कि नेताओं भर का ही होता है। तो वो आप जानते हैं, एक बार संसद भवन में राजीव गांधी जी ने, माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब हम 1 रुपए भेजते हैं, 1 रुपए, तो उसमें से मुझको सिर्फ 20 पैसा ही क्यों पहुंचता। माननीय मोदी जी जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप जानते हैं, अब कम से कम मैं 100 में 100 तो नहीं कह सकता, हर प्लेस पे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे जहां 100 में 100 आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थिति बहुत दयनीय है। ये कह देने मात्र से कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है दोबारा, ये कहना गलत है, क्योंकि आप जानते हैं स्थिति बहुत दयनीय, मिडिल क्लास स्थिति बहुत, ये सच। जी सर। सर मेरा अगला सवाल रहेगा, आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा कि ये तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा जॉब, मुद्दा है, कोचिंग इंडस्ट्री और पेपर बहुत बड़ा मुद्दा। आपने देखा, आपने गवर्नमेंट जॉब तो आदमी आप जानते हैं, एक स्लोगन याद कर लीजिए, आप व्यूअर्स भी आपने सुना होगा, एक स्लोगन चलता है यूपी बिहार में, खासकर आप जानते हैं पूर्वोत्तर वाले राज्यों में, अक्सर एक स्लोगन है कि या तो बेचो तरकारी या नौकरी हो सरकारी। अगर 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 बच्चे के दिमाग में भर दिया गया है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो जीवन तुम्हारा खत्म। इसका रीजन ये बच्चे नहीं है, ये एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनाया गया है। आप देखिए बात, छोटा से छोटा जो आई थिंक पटवारी की जॉब, उसके लिए मारामारी, क्यों मारामारी है, क्योंकि देखते हैं कि उसकी जो सैलरी है वो बहुत कम है, उसका जो ग्रेड है बहुत कम, नाम मात्र 30-35 हजार 40,000 है। लेकिन भाई साहब क्यों, उसको 1 चौपहिया गाड़ी मिलती है शादी में, उसको एक अच्छे घर से ऑफर आता है शादी का,
उसको इतना सारा रेवेन्यू दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की वाले भी पहले से जानते हैं कि ये जो लड़का है जिसकी मैं शादी कर रहा हूँ, जो पटवारी हो गया है, ये रोजाना 10,000 लेके आएगा, रोजाना, और फिर वो 3 लाख हो जाए। तो उनको वो सामने वाला नहीं दिख रहा, उनको पीछे का दिख रहा है, पीछे वो पैसा आएगा। अब जरा सोचिए, जब पटवारी का ये हाल है तो एक जो डीएसपी होगा, जो एसपी होगा, जो एसडीएम होगा, जो कानून होगा, तहसीलदार होगा, उसकी फिर क्या होगी भाई? जो डॉक्टर होगा, इंजीनियर, आप एक बार सोच करना करिए बसूल। मतलब ये सब चक्कर इसका है। ये तनख्वाह के लिए लोग सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते, ये देश की सेवा नहीं करना चाहते, भ्रम करते हैं, भ्रम फैला रहे हैं समाज में। ये देश की सेवा नहीं, इन्होंने एथिक्स पढ़ा, वहां पे वो बातें भूल गए। एथिक्स में इनको पढ़ाया गया कि आपको सत्यनिष्ठा पर टिकना है, और इन्होंने जब तक जॉब नहीं लगी तब तक ये लोग सत्यनिष्ठा के साथ बने रहे, उसको सिद्ध किए, उसको बताए, एग्जाम्पल्स रटे, सारे दर्शन पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद जब सेलेक्ट हो गए तो ही भूल गए, क्योंकि इनका उद्देश्य तो आप जानते हैं दूसरा था। बहुत बड़ी समस्या है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में। सबसे बड़ा अंतर वो पीछे की जो कमाई है, जो ब्लैक मनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही सबसे बड़ी। अगर सरकार उसको हटा दे तो देखना कोई सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, कोई सेवा नहीं करना चाहता, सच झूठ बोलते। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा, जी सर, अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, जो कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं, ये तो किसी बहुत का बड़ा मुद्दा है। assignment आता अभी है, देखो वो हमेशा इंग्लिश में ही क्यों 2011-12 में 13 के आसपास बहुत सारी घटनाएं हुई, जब यूपीएससी ने अपना जब पैटर्न चेंज किया, और जब ये हुआ कि इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो आप एनरोल मत ही होइए, मत आइए। सरकार ने जवाब दे दिया, फिर आप जानते हैं आंदोलन हुए और सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन आप सोचिए, सरकार ने मात्र सीसेट को पासिंग की, केवल क्वालिफाई, और हालात ये बदतर हैं कि क्वालिफाई भी करने में बच्चों की आंत बाहर आ जाती है, फेफड़े निकल आते हैं। लोग अभी भी अवेयर नहीं है। और रही बात संस्थाओं की, तो कौन सी ऐसी संस्था है जहां पर इंग्लिश की इज्जत ना होती हो, जहां पे इंग्लिश का बोलबाला ना होता हो? आप जितना डाटा उठा के देख लीजिए, ये पूरा हियरिंग जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, हिंदी में बताइए आप, कोई वकील बताइए, कोई एडवोकेट, कोई न्यायाधीश, जितने सारे हमारे, चाहे चीफ जस्टिस साहब हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे जो अभी पूर्व थे महामहिम डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने थोड़ा प्रयास किया था, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया था हिंदी का, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल्स में पहले से डाल रखा गया है कि आप सभी भाषाओं को बराबर न्याय दीजिए। जो 22 भाषाएं हमारी हैं अप्लीकेबल, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है जिनको ये पता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, वो शायद मुझे लगता है व्हाट्सएप वाले हैं। 22 भाषाएं इंक्लूड की गई हैं। और उसके बाद में आप सोचिए, ये तो अलग, इंग्लिश को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप हियरिंग सुनिए, और वहां छोड़िए, आप संसद भवन में देखिए, हमारी जो क्या कहते हैं, जो बड़ी हाउस है, आप राज्यसभा की देखिए हियरिंग, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय से लेकर के और टोटल जितने मेंबर हैं, सब इंग्लिश में हियरिंग करते हैं, सब इंग्लिश में बकवास करते हैं, और एक काम नहीं करते, आपस में लड़ाई करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, जनता जान ही नहीं पाती। सबसे बड़ी तो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो आदमी अपना पैरवी करने गया है, जो क्लाइंट है, उसको यही नहीं पता होता है कि ये दोनों आपस में, जज साहब और वकील साहब बात क्या कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, और फिर डिसीजन आ जाता है। अचानक पता चलता है कि तुम्हें तो फांसी हो गई। अब उसको जब पता चलता है 10 मिनट बाद या 2 महीने बाद कि मुझे फांसी भाई किस हुई, हम तो जान ही नहीं पे क्या क्या जीरा हुआ, क्या आपस में बकवास हुई। तो ये तक स्थिति है हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कम से कम हाई कोर्ट वो रीजनल लैंग्वेज में अपना डिसीजन दें। लेकिन फिर भी आपने देखा, अभी पटना में मैं देख रहा, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, वो तो इतने खतरनाक थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हियरिंग मत करिए। ये गलत बात है। भारत जैसे देश में जहां 150 करोड़ में से 120 करोड़ हिंदी बोलने वाले लोग हैं, या अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, नहीं तो हिंदी जिस राज्य में जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें तो करवा दीजिए। ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि श्रीमान, आप अपना अधिकार प्रयोग करिए, स्लो मोटो लाइए, आप कर सकते हैं, आप पास अधिकार है, आपको प्राप्त हुआ है। तो संविधान ने जो आपको अधिकार दिया, आपको बैठाया वहां पे, कम से कम उसका तो संज्ञान लीजिए सर। आप ऐसा कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो कर सकती हैं। तो अगर ये लोग थोड़ा भी संज्ञान लें, इनके पास एकाधिकार है, स्लो मोटो, ये इनको अपना अधिकार प्राप्त, ये स्वयं किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन ये क्यों चाहेंगे? क्योंकि जरा सोचिए, इंग्लिश में आसान होता है बताना। मैं ही बच्चों को बताता हूँ, इंग्लिश इज अ वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में इंग्लिश से सरल कोई भाषा नहीं है। आप जरा सोचिए, इसमें 26 लेटर हैं, उसमें 49, ऐसे कई सारी भाषाएं, तो बहुत सारे उनके जो अल्फाबेट हैं वो ज्यादा, इसमें संख्या कम, आसान है समझना। बस ये शुरुआत। अभी जब कोई देहात का बच्चा होता है, कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होता है, तो उससे कहो कि बोलिए 2 मिनट, तो ऐसे बोले स्टार्ट वो करता है, फिर 1 मिनट के बाद रुक जाता है, सॉरी। फिर उसको क्या होता है, ट्रांसलेशन पे वो काम कर रहा है, वो उसको लगता है कि ग्रामर सीखने से मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मेरे सर कहते थे, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है, जब तक बोलोगे नहीं इंग्लिश नहीं आएगी। और समझ, तो लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, रटने की विधा नहीं। हाँ, ये एक नया वायरस आ गया है, और ये भी चाइना साहब, मिस्टर चाइना की, आपको लगता है जो वायरस आया है HMPV वायरस, HMPV, ये बड़ा खतरनाक वायरस है। अभी जल्दी ही, कल ही शायद सॉर्ट आउट हुआ बेंगलुरु में एक केस, और गुजरात में भी एक बच्चे को उसके मतलब जो वो हैं वो उसमें मिले हैं, और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि चाइना में संकट बढ़ गया है।
और स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। कि जो एकदम वायरस से। होता है इसमें होता क्या है, इसकी जो संरचना होती है इसमें या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दो तरह के होते हैं। लेकिन अगर आप पाएंगे शुक्ला जी, अगर अगर वैसे मैं टीचर इंग्लिश का हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि मैंने कहा कि मैं सारे विषयों पर इसमें अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं जो भी मुझे जानकारी हो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो कोशिका है उसमें क्या होता है कि अगर डीएनए हो तो उसको पकड़ना आसान, तो उसकी दवा जल्दी बन सकती है, उसकी जल्दी कमांड हो सकता है। जी सर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है आरएनए। तो आरएनए क्या होता है, इसको पकड़ना आसान नहीं होता है, इसकी इसलिए जल्दी कोई दवा नहीं बन पाती है, इसकी जल्दी कोई क्या कहते हैं वैक्सीन नहीं बन पाती है। यही सबसे बड़ी समस्या। मैं कहूंगा कि ये सीधे फेफड़े पर अटैक करता है। तो आप जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के अपने माता पिता को और अपने आप को बचाएं और लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें अभी से। मैं नहीं चाहता हूं कि थाली फिर से बजाना पड़े, और वो जो थाली बजाया गया है, जो भी घटनाएं हुई, मैं नहीं चाहता कि दोबारा फिर से रिपीट हो, लॉकडाउन फिर से न लगे। प्रभु भोलेनाथ सबको शक्ति दें कि लोग उस माध्यम से जुड़े, सीखें और अपने आप को अवेयर करें। जनता सबसे ज्यादा इसी तरह से वो अवेयर नहीं है। आप देख रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अमेरिका कहां चला गया, हमारे के बच्चे क्या करें। देखिए हमारे के जो युवा हैं 150 करोड़ में से 30 करोड़ युवा कम से कम हमारे वहां क्या करें, रील देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अब आईपीएल खेल रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। कुछ जो बच गए वो उसी में सट्टा लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो आइडियल, इनको लोग आइडियल बनाते हैं, जो खिलाड़ी, ये कैसे आइडियल हो सकते हैं? जब तक किसी Yes, देश के politics। जो उनके जो युवा होंगे, उनके आइडियल, जब तक वैज्ञानिक, उनके छात्र, उनके शिक्षक, उनके माता पिता, जब तक ये आइडियल नहीं होंगे, तब तक उस समाज का, उस देश का उद्धार नहीं हो सकता। यहाँ तो आइडियल बनाते हैं, आप जानते हैं इसको। तो इस तरह की स्थिति है। शिक्षक। हमारे यहाँ जितने सारे जो शोध हो रहे, कहाँ हो रहे, वेस्ट में हो रहे, अमेरिका में हो रहे, जापान में हो रहे, चीन में हो रहे, आईपीएल लोग बना रहे, देख कौन रहा है, इंडिया वाले। सबसे ज्यादा वॉचिंग इंडिया में है। यहाँ के लोग वॉच कर रहे हैं, वो अपने टाइम को खा रहे हैं, उनको पता नहीं कि हमारा टाइम की वैल्यू क्या है। उनको अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं पता है। इसी चक्कर में बच्चे 10 साल बर्बाद करते हैं, फिर डिप्रेशन चले जाते हैं और फिर सुसाइड करते हैं। कितने सारे केस कोटा में भी आए, अपने देखो, बहुत स्थिति खराब। सर, अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स में क्या डिफरेंस है? और जो आजकल के पेरेंट्स हैं हाँ। और स्टूडेंट भी हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों में तो नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस डिफरेंस चाहिए, है वो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए, और पेरेंट्स के लेवल पे। टॉप मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, एम्स वगैरह। जो पेरेंट्स तो ऐसा क्या डिफरेंस, वो क्या होता है, उनके मन में मैंने क्या, उनको नौकरी चाहिए सरकारी और स्कूल चाहिए प्राइवेट। क्योंकि सरकारी स्कूल में दिक्कत क्या है, पेरेंट्स की दिक्कत ये नहीं, वो जानते हैं कि जो टीचर वहां है सरकारी में वो जानकार बहुत है। वो मैं नहीं कहता हूँ, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, वो जानकार है, उन्होंने परीक्षा निकाल के आए। लेकिन वो जब आए तो उन्होंने 1 साल 6 महीने अच्छे से पढ़ाया। फिर उन्होंने देखा एटमॉस्फेयर वहां के, जो पुराने टीचर थे, उन्होंने कहा कि जब मैं नहीं पढ़ा तो तुम कौन, आप कहां से आ गए, आराम करिए, परेशान मत हो। और वो ना खुद पढ़ाते हैं ना पढ़ाने देते। इसके चक्कर में क्या हुआ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिला नहीं कराना चाहता है। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इससे अच्छा होगा किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं, वहां पढ़ें। वो उस उच्च लेवल पे जाते हैं, वहां पैसा बहुत पड़ता है, लेकिन मजबूर है कुछ पेरेंट्स। लेकिन जो मिडिल क्लास मारा है वो उसी में फंसा हुआ है, वो मजबूर है। और ये जो टीचर्स हैं ये पैसा काट रहे हैं, इनको 80,000 मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, 1.5 लाख मिल रहा है, पैसे खुद सरकार को दे देंगे, इन्हें काम नहीं कर रहे। ये मेहनत तब किए जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने सिलेक्शन के लिए मेहनत किया और मेन काम था कि सिलेक्शन के बाद इनका काम शुरू होगा, ये पढ़ाएंगे, वो तो काम को करना ही नहीं। सिलेक्शन के बाद इन्होंने अपना काम बंद कर दिया। मतलब जिस काम के लिए इनको चुना गया था, उस काम सच में जब उसका करने का समय आया तब इन्होंने उस काम को बंद किया। इसीलिए स्कूल के हालात। एक पॉइंट इसमें यह है कि हम चाहते हैं सरकार ये करे, सरकार की ये मंशा होनी चाहिए, लेकिन सरकार भी आप जानते हैं बहुत नाकारी है। वो भी सोचती है कि जब जनता हमारी बेवकूफ है, तो क्यों राजा, जिस पहले राजा होता था तो वो ये सोचता था कि अगर जनता को ज्यादा पढ़ा लिखा दिया गया तो ये अधिकार मांगेंगे। आप जानते हैं फ्रांस में यही तो हुआ, इंग्लैंड की क्रांति में यही तो हुआ, आप देखें अमेरिका की क्रांति में यही तो हुआ। ये सब क्यों? इसका रीजन यही है कि अगर जनता, अगर जो पब्लिक है, जो नागरिक है देश के, अगर वो अच्छे से पढ़ लिख लिए तो फिर ये अपना अधिकार मांगे, इनको देना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा काम क्या करना है, इनको एजुकेटेड ही नहीं होने देना, इनको एजुकेशन से ही आप रोक दो, बस काम खत्म, और लॉलीपॉप देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर ये चाहें तो कोई स्कूल का टीचर है उससे कहा जाए कि आप अपने बच्चे को अपने स्कूल में ही पढ़ाएंगे, तो फिर वो अपने स्कूल पढ़ाएगा। अब अगर अपना बच्चा आएगा स्कूल में तो टीचर भी पढ़ाएगा। अब वो ये सोचता है कि मेरा बच्चा जाएगा पढ़ेगा लखनऊ, मेरा बच्चा जाएगा या तो अलग पढ़ेगा, ऑनलाइन कराएगा, एक अच्छी कोचिंग दिलवा देगा, अच्छे स्कूल डाल देगा, प्राइवेट स्कूल डाल देगा, पैसा उसके पास। और वो जो गरीब परिवार के जो बच्चे आते हैं, जो भारत के जो मध्यम वर्ग के बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाता नहीं, तो उनकी लाइफ बर्बाद हो रही। अगर सरकार ये नीति बना दे कि सरकारी जितने सारे टीचर हैं वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में ही दाखिला कराएंगे, मैं गारंटी लेता हूं, आज ही लिख दे रहा हूं कि वो स्कूल उसी दिन से बदल जाएगा। एक बात और इसी में करूंगा कि जितने सारे कर्मचारी हैं, चाहे यूपीएससी निकाल के आ रहा हो, चाहे पीसीएस निकाल के आ रहा हो, चाहे एसएससी करके आ रहा हो, चाहे कोई नीट हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, हम कहते हैं जितनी भी सरकार ने पैसा लगा के इनको बनाया है, इनसे कम से कम हफ्ते में एक काम अलग से इनके अपने विषय का ले। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा सर, कोई स्टूडेंट के पॉलिटिक्स पे रहेगा। तो जो पॉलिटिक्स करते हैं आजकल के बच्चे कि उनको बेरोजगारी है, जॉब नहीं मिल रही है और वो युवा नेता बन रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भारत में वैसे नेताओं की कमी नहीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों बच्चे बड़ा इंटरेस्टेड है। मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए, लेकिन मैं ये कदापि नहीं कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के पॉलिटिक्स लग। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे, वो मतलब रील बना रहे हैं। वो कब देखना है कि वो
शुरुआत से ही पढ़ाई छोड़ करके कम से कम आप अच्छे से एजुकेट हो जाइए, फिर पॉलिटिक्स करिएगा। लेकिन वो क्या वो करते क्या है कि नेताओं के पीछे पीछे बिल्कुल पिछलग्गू के बन के और लगे रहते हैं कि थोड़ा सा कहीं कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, कहीं थोड़ा सा हल्का पावर हो जाएगा, और इस चक्कर में वो अपना महत्वपूर्ण जो बहुमूल्य समय है अपने जीवन का वो उसको बेकार करते हैं। और ये बहुत गलत हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स ना हो जरूरी है, पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लेवल पर होनी चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी जो बेसिक नीड है, जो अपनी पढ़ाई है शुरुआती, उसको पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल का जो युवा है, खासकर भारत का, वो न जाने किस मार्ग पर चल पड़ा है। वो अपने जीवन को बिल्कुल इन इन छोटे भैया नेताओं की तरह अपने आप खत्म कर रहा है। बहुत लोग तो अपने आप को अध्यक्ष लगाने लगे हैं, उनको लगता है कि वही सबसे बड़े मतलब उस पार्टी के मुखिया हैं, उनको लगता है उनकी सीधी बात पीएम से हो जाती है, सीएम से हो जाती है। इस एवज में उनको एक प्रकार की चाहत है कि अगर एक बार अगर हम एमपी बन गए ना, तो फिर देखना, आप देखो हमारे यहाँ के जो नेता है वो कैसे हैं। जो नाच रहा है वो तो नेता बन गया, जी सर। जो कहीं गा रहा था उसका प्रोफेशन दूसरा था, वो नेता बन गया। जी। अरे भाई, एक आदमी सारा काम कैसे कर सकता है? आप जिस क्षेत्र में आप जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए सुटेबल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, हम जनता को कम से कम ऐसा नेता सोचना चाहिए, चुनना चाहिए जो कम से कम जाए वहां पे और अपनी बात रखता है। यहाँ से जाते हैं और बात ही नहीं रखते हैं। वहां संसद भवन में एक एक दिन में भाई साहब, एक एक दिन में 1-1 करोड़ की बिल बनती है इनकी, खाने पीने की केवल जी जी। सबसे बेस्ट चीज इनको दी जाती है। और ये भाई साहब जाते वहां पे जाके फिर लड़ते हैं, एक काम नहीं करते। भारत का भी जो रेटिंग आया है भाई साहब, सबसे बड़ा आपको बता रहा हूँ कि जो रेटिंग इनका है काम करने का, वो मात्र 34 दिन का है। एक साल में 34 दिन को काम करते हैं, 365 दिन में जरा सोचिए, ये काम 34 दिन संसद में करते हैं। जी, ये हमारे नेता 331 दिन बर्बाद करते हैं। इसी कितनी देनी है, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी। तो वहां जाते हैं फिर कुछ एक काम नहीं करते। तो बहुत जरूरी है, हमें एक अच्छा नेता चुनना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चुनना चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ क्या होता है, सब आप देखते हैं कि जातिवाद के लोग वोट लेते हैं। जी सर, वही मेरा अगला सवाल हम था यादव हैं, हम कि शुक्ला हैं, हम तिवारी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लोग ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं, भूमिहारों की राजनीति करते हैं, लोग यहाँ मुसलमानों की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की करते हैं, डराते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम ये हो वो हो, ऐसा हो जाएगा। बहुत दयनीय है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, और सरकार भी नहीं चाहती कि शिक्षित हो जाए, जी। जानते हैं अगर वो शिक्षित हो गए तो फिर सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। तो ये भी संकट है। सर, अगला सवाल मेरा रहेगा कि जैसे कि हमारे आपके वहीं के गोंडा के अवध ओझा जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। काफी लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं मीम के थ्रू या फिर कैसी के थ्रू, और कुछ विषय को कर भी रहे हैं इंटरव्यू में। तो क्या लगता है आपको, उनको आना चाहिए पॉलिटिक्स में? नहीं, बिल्कुल देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओझा सर को नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनकी कोई विचारधारा ही नहीं कंफर्म हो रही। आप देखें तो एक बार उनकी ही स्पीच है, अपनी मेरी नहीं। वो कहते हैं जी कि सर। मैंने भाजपा से मांगा टिकट कि मुझे आप दे दीजिए प्रयागराज से, उनको जी, टिकट जी। नहीं मिला। गोंडा से वो खुद कह रहे कि मुझे गोंडा से मिलना है। ये गलत, ये क्यों हवाबाजी करेगा। अब उसके बाद जी, जी। फिर देखिए कहते हैं कि मैंने कांग्रेस से कहा कि मुझे अमेठी से दे दीजिए। मतलब एक आदमी जो एक ही जी। पल भाजपा में जाना चाहता है, एक ही पल वो कांग्रेस में जाना चाहता है, और फिर 2 ही महीने बाद वो ऐसा पलटी मारता जी, है कि आप में आम आदमी पार्टी प्रदेश हो जाता है। मतलब इनके मैंने कह रहा हूँ, जी। एक टीचर को नेता नहीं बनना चाहिए। वो लोग बने हैं, वो लोग बनेंगे, और बने हैं। शुभकामनाएं हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे बड़े हैं, जी। बिल्कुल शुभकामनाएं उनको, बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे एक कोई विचारधारा तो होनी चाहिए कम से कम ओझा जी। और आज तक आप एक टीचर थे, आपने जी सर, कभी वही पढ़ाया चीज़ है। एक अक्षर अगर आपने पढ़ाया हो, एक तो चैनल छोड़ दिया जाए, तो केवल बकैती किया चारों तरफ, केवल बकैती किया, केवल जी सर, मोटिवेशन को motivation। कट्टा वाला मोटिवेशन। कट्टा, अब आप छात्र को कट्टा सिखाएंगे, आप छात्र जी कहेंगे सर। कि आप भाला लेके चलो, आप क्या कहते हैं, बंदूक लेके चलो। ये कौन सा मतलब वो है मोटिवेशन? अरे आप कभी कोई लेक्चर पढ़ाते, कभी एक इतिहास के जी। टॉपिक, आप इतिहास के टीचर थे, शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब वही वाला हाल है कि अब आपको शुभकामनाएं, अगर आपने ज्वाइन किया है तो मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक टीचर को ऐसा समाज में अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जनता देखती है, वो जानती है। और ये देखो कि भाई साहब को टिकट भी मिल गया। भाई साहब बता रहे हैं कि अब हम जी। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में काम करेंगे। क्या दिल्ली में इससे पहले नहीं थे? दिल्ली में नहीं थे, 20 साल से दिल्ली में थे, नहीं काम कर सकते जी। थे या किए नहीं? लेकिन नहीं, उनको कोई लिंक चाहिए था। मुझे तो जहां तक मतलब हो रहा है आशंका कि मुझे तो लोग वो भाजपा में जाना चाहते हैं, ये रास्ता बनाना चाहते हैं। इन्होंने अभी जल्दी में सुना होगा, हमारे यूपी के जो उप मुख्यमंत्री जी। साहब हैं, शर्मा, क्या नाम, वो पाठक साहब, उनसे भी मिले। मतलब ब्रिजेश पाठक जी से, माननीय ब्रिजेश पाठक जी से भी ये मिले, या माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले। इन्होंने प्रयास मतलब सारे किए। मतलब इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब इनको कहीं कोई घास नहीं डाला है, तब इन्होंने आपका हाथ थामा। इनको बुलाया नहीं क्या? ये सर, मोटिवेशन पे बात आ ही गई है। जी जी, मोटिवेशन पे बात आ गई है, तो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि सर, क्या कोचिंग इंडस्ट्री बच्चों को मोटिवेट करके अपना बिजनेस चला रही है? टीचरों के मैं बिल्कुल स्पष्ट, कोचिंग के जो टीचर्स है, खासकर जो बड़ी कोचिंग है, छोटी में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी कोचिंगों में अक्सर आप पाएंगे कि जो टीचर्स हैं वो देखो रील बना रहे हैं। उनके रील को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनके रील, वो तो रील बनाते हैं, वो टीचिंग नहीं कर रहे हैं। आज के 10 साल पहले पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत माने जाने, बहुत सम्मान है, उनका रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट, मैं सीखता भी हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनको रील बनाते हैं, रील बना के बच्चों को वो आकर्षित कर लेते हैं, और फिर उनके यहाँ जो हायर जो टीचर है वो उनको पढ़ाते हैं।
तो ये एक प्रकार का एक सिस्टम बन गया है। बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे, बहुत कम। मैं नाम लूं कैसे टीचर हैं, आपके कोटा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, और पटना में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, और प्रयागराज में भी। ऐसे जी, कई जी। सारे टीचर आपको मिलेंगे जो कोचिंग खोले, जी सर। अपना नाम किया, जब नाम हो गया टीचर को हायर कर लिया, अब वो मोटिवेट करते हैं और बच्चों को कोई दूसरा गाइड करता सर मेरा अगला सवाल रहेगा कि मैं और आप जैसे जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस यहाँ के सिटीजन हैं, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, देख- हम मिडिल क्लास फैमिली या फिर स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं? जैसे जो रूरल एरियाज में होती हैं, अभी भी रूरल एरियाज में आपको तो पता ही देखिए, है मैं शुक्ला जी कि बताऊं, ये जो बच्चों को आपने सही इनिशिएटिव गाइडेंस लिया है, नहीं मिल इसके पाती लिए है। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ आपने जब से कहा, आपने संपर्क किया, तो मैंने क्या कहा कि मैं बिल्कुल एग्री हूँ। क्योंकि समाज के मतलब समाज में हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि हम आप लोग जो हमारे पास है जानकारी उसको शेयर किया जाए। चलो ठीक है, कम है जो भी है, लेकिन हम अन्य टीचरों की तरह तो नहीं करेंगे कि वैसे हवाबाजी करना लेकिन कुछ बताना नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी जी हो सर। सकेगा, जो भी बन पड़ेगा, हम लोग पढ़ाएंगे, बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, जी। आगे ले जाएंगे समाज को, पॉजिटिविटी में और बढ़ाएंगे। और जो भी लोग ऐसे कमजोर हैं, जो जैसे उनकी इंग्लिश वीक है, जैसे मैं ला रहा हूँ अपने चैनल पे, मेरा चैनल आप जानते हैं इंग्लिश वाला, मैं उसी पे भी जल्दी ला रहा हूँ, संडे को लाइव क्लास इतिहास पढ़ाऊंगा। आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर रहा जी। हूँ, और पहले जो टॉपिक है, आप भी जो अगर जो भी उसको देख रहे हैं वो आ सकते हैं इंग्लिश वाला पे, इंग्लिश वाला बाइक शुक्ला। और मैं पे ला रहा हूँ संडे से शाम को 8 से 9 लाइव क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जी। इंग्लैंड की क्रांति, पहला जो टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है, मेरा प्रयास भी रहता है, या आपका भी बड़ा अच्छा आई थिंक प्रयास है, और इसी हम लोग यही कर सकते हैं। देखो, हमारे पास जो भी जानकारी है मैं वही दे सकता हूँ, आप पास जो जानकारी आप वही दे सकते हैं आदर्श जी। और हम आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि ना हम इतना बड़ा प्रचार जी कर सर। सकते हैं, ना हम कुछ ऐसा कुछ मतलब अन्य चीजों की तरह, या अन्य जो हमारे जो साथी हैं उनकी तरह मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं जो मेरे पास है वो मैं दूंगा, देता रहूंगा समाज को जब तक मेरे पास रहेगा। समाज की अगर जी इच्छा है, जी। सीखना चाहता है, तो मैं समर्पित हूँ, मैं हाजिर हूँ। सेम मेरा भी है सर। मैंने भी अपने दोस्त के साथ इस चैनल को स्टार्ट करके यही था कि सर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जा सके, लेकिन नॉलेज एक बात मैं प्रोवाइड किया जा बताऊंगा, सके। एक और बात मैं जोड़ना मैं खुद चाहूंगा, फिजिक्स के 7-8 लेक्चर्स मैंने अगर पढ़ाए आप हैं, जानकारी मेरे पास टाइम देते हैं था। तो मैंने देखा है कि उसको लेने वाले उसको बहुत कम होते हैं। जी जी। अगर आप किसी से कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, लोग सुनना नहीं चाहते। जी सर, ये तो है। कहानियां सोसाइटी में बहुत सारी, समझो, पहले से जानकारी बहुत सारी, कोई जी सिस्टम से उसको नहीं बताना चाहिए, एक अच्छे से गाइड की आवश्यकता है। जी। जी तो हम सबको क्या करना है, समाज को खुद को सुधारते हुए एक सही रास्ता दिखाना है, एक सही जी। डायरेक्शन दिखाना है, जिससे हमारा जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसे सीख सके और आगे जा सके। क्योंकि मैंने बताया, बताने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन सही डाटा नहीं दे रहे हैं, इनके पास जानकारियां नहीं है। ये यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जी से पढ़ी हुई जानकारी बताते हैं। ये गांधी को गाली देते हैं, ये नेहरू को गंदा बताते हैं, ये आप देखते हैं जी। कि भगत सिंह की इज्जत नहीं करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि इनको ये डाटा नहीं पता है, ये हवाबाजी करते हैं, दूसरे के मुंह से सुन के उधर से उधर, उधर से उधर करते हैं। इनको तक नहीं पता, इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, इन्होंने भारत की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, इनको इकोनॉमी ऑफ इंडिया नहीं पता, इनको इंडियन पॉलिटी नहीं पता। ये नेता बने घूम रहे हैं, इनको पॉलिटी पता ही नहीं, जी सर। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको संविधान नहीं पता। तो इसलिए जानकारी बहुत है, लेकिन सही जानकारी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमको एक एक बिंदु करके पूरा सही सही जी इनको जी। डाटा प्रोवाइड कराना है, जिससे जिसको सीखना हो, जो बच्चा गरीब परिवार से बिलोंग करता हो, मध्यम वर्ग से है, मोबाइल सबके हाथों में आज की डेट में है, तो उनको हम लोग कुछ सही दिशा दे सकें, सही मार्गदर्शन। जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, या जो ऐसे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, तो ऐसे लोग, मोबाइल सबके पास है, रिचार्ज है। भारत में तो 1.5 GB लोग इसलिए रोजाना मतलब दिन में उसी को उड़ाने में व्यतीत कर देते हैं कि कैसे खत्म होगा 1.5 GB, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इस पे थोड़ा काम करना है, यही मेरी भी इच्छा है और आपकी भी इच्छा थी, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ। और आप मेरे जी छात्र जी। रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं जान पाया कि आपने ये काम शुरू किया है। मैं तो कई सालों से लगा हूँ, लेकिन अब मैं अच्छे से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके, हाँ, धन्यवाद सर उसके लिए। नहीं, बहुत अच्छा, इसीलिए सर मैंने इनिशिएटिव लिया था, तो फिर मैंने बहुत टेलीग्राम भी बढ़िया। अपना वहाँ पे चैनल बनाया, और मेरे पास इस वक्त इस टाइम पे 65 के स्टूडेंट्स हैं, 65 स्टूडेंट्स हैं टोटल। बहुत अच्छा प्रयास है बाबू, बहुत अच्छा प्रयास है। जी। ऐसे ही इंसान सीखता है, कोई और पेट उनको से सीख के नहीं आता, यही पे उनकी सीखता सारी है, प्रॉब्लम्स। यही करता है सब कुछ। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो डरना मत, हर आदमी पहली ही बार करता है। जी आगे जाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप से, दूसरों से मत लड़िए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, समाज के उत्थान के लिए लड़िए, अपना भी उत्थान करिए, और साथ साथ में ऐसे लोगों का जिनके माता पिता नहीं है, जिनके समस्याएं हैं, जी सर। महिलाओं में भी बहुत दिक्कतें हैं, महिलाओं की भी हेल्प की जाए। नारी सशक्तिकरण भारत सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन आप पाएंगे जी जी। कि आज की डेट में दिक्कतें भी हैं। तो थोड़ा सा हम जी चाहते सर। हैं कि इस पे और ध्यान दिया जाएगा, तो समाज और आगे जाएगा। और हम चाहते हैं कि सर, उसी में बदलाव हम ही लोग ला सकते हैं। तो बाकी चर्चा फिर अगर टाइम मिला तो करेंगे, और इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और हाँ जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए इस पॉडकास्ट में। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था व्यूअर्स। मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मैं भी अभी इसके लिए नवीन हूँ, मैं पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहा था, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, मुझे इसके बारे में पहले से कुछ पता भी नहीं था। अचानक शुक्ला जी ने मुझसे कहा, और मैं अपने जीवन के उन कुछ महत्वपूर्ण जो समय थे वो मैंने निकाल के आपके लिए जी सर। दिया। हो सकता है आपसे लाभ उठा सकें, आप सीखते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट, जो भी आपको कोई कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर सर से आपको कांटेक्ट करना है तो आप सर के देख चैनल पे, वहां से मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे।
इंग्लिश वाला भाई सुभाष शुक्ला, तो आप वहां से सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सर से इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत कम बहुत अच्छे शब्दों में। और ही वॉज अ लीजेंड, ही वॉज अ वेरी गुड टीचर जिनसे मैं अभी तक मिला हूं। ठीक है, तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे मैं खुद आपके आंसर करूंगा। और अगर मुझसे पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक मेरे कम्युनिटी पोस्ट में पड़ा हुआ है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।